हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड फील्ड। आज जो है वो अपन रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड क्या जो कैरेक्टरिस्टिक होता है उसके बारे में, यानी अभिलक्षण क्या होता है उसके बारे में अपन आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ में अपन ने रिंग, इंटीग्रल डोमेन, फील्ड, इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है, इनकी रिलेशन, इनके एग्जांपल्स को अपन ने पीछे के वीडियोस में डिस्कस किया है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा, इनके अभिलक्षण के बारे में, कि किसी भी रिंग का जो अभिलक्षण होता है वो किस तरह से अपन डिनोट कर सकते हैं उसको। अपन किसी फील्ड का जो फील्ड और इंटीग्रल डोमेन होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक, उसका अभिलक्षण जो होता है वो किस तरह से डिनोट होता है उसको अपन आज के वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वलय का अभिलक्षण, सबसे पहले अपन रिंग का कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। वलय का अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक को इंग्लिश में बोलते हैं अभिलक्षण। अब ये अभिलक्षण क्या होता है इसके बारे में अपन देखते हैं। अभिलक्षण एक ऐसी संख्या होती है जिसको अपन किसी भी पॉइंट से मल्टीप्लाई कराते हैं, यानी इसके जिस वलय की अपन यहाँ पे बात करते हैं तो वलय के किसी पॉइंट को अपन उठा के अगर उससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आ जाए, मेरा 0 आ जाए, देन वो जो कोई भी धनात्मक संख्या होगी वो धनात्मक संख्या वहाँ पर क्या हो जाएगी, वहाँ पर मेरा उस वलय का क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक यानी अभिलक्षण यहाँ पर डिफाइन होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी वलय में कोई धनात्मक पूर्णांक n इस प्रकार से विद्यमान हो, n इस प्रकार से विद्यमान हो कि n डॉट a जो है वो क्या आ जाए, मेरा यहाँ पर 0 आ जाए। मतलब n का जब अपन a के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे, इसके किसी पॉइंट के साथ में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए। फॉर ऑल एवरी एलिमेंट, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू, यहाँ रिंग को अपन r से दिखाएंगे। रिंग के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स को जब अपन n से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मेरा क्या आ जाए, 0 आ जाए। देन वो ये जो n होगा ये क्या कहलाता है मेरा यहाँ पे, तब n वलय का अभिलक्षण कहलाता है, कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है। किसी भी रिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो कैसे डिफाइन करेंगे कि किसी वलय में कोई धनात्मक पूर्णांक n इस प्रकार से विद्यमान हो कि n डॉट a जो है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r के लिए तो ये जो n होगा यहाँ पे, ये जो n अपन ने कोई धनात्मक पूर्णांक उठाया है, ये n जो मेरा है ये क्या कहलाएगा, वलय का अभिलक्षण कहलाएगा। और इस अभिलक्षण को अपन कैसा बोलेंगे, परिमित अभिलक्षण यहाँ पर है बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको परिमित अभिलक्षण अपन यहाँ पर डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो वलय के अभिलक्षण के बारे में, ये उसकी डेफिनेशन के बारे में अपन ने यहाँ पे देखा। वलय का अभिलक्षण कुछ इस तरह से होता है। अगर वलय का अभिलक्षण, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वलय का अभिलक्षण उसके विद्यमान नहीं होता है, तो उस कंडीशन में उस वलय का अभिलक्षण क्या होता है, उस कंडीशन में उसका अभिलक्षण जो, अगर कोई n जो है इस तरह से विद्यमान नहीं हो कि n डॉट a क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर n इस प्रकार से विद्यमान नहीं हो, n अपने पास ऐसी कोई वैल्यू वहाँ पर प्रेजेंट नहीं हो, तो उस कंडीशन में अपना जो वलय का अभिलक्षण होगा वो कैसा हो जाएगा, शून्य अभिलक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो लिखते हैं यदि n जो है वो इस प्रकार से विद्यमान नहीं हो, यदि ऐसा धन पूर्णांक पॉजिटिव इंटीजर होता है, ये n विद्यमान
न हो तो वलय का अभिलक्षण कितना होगा? शून्य होगा। वलय का अभिलक्षण कैसा होता है? शून्य होता है। तो वलय का अभिलक्षण इस कंडीशन में कैसा हो जाएगा? मेरा शून्य हो जाएगा। एन अपने को कोई वैल्यू इस तरह से फाइंड आउट नहीं होती है, देन अपना वलय का अभिलक्षण यहाँ पर क्या हो जाता है? शून्य यहाँ पर डिफाइन हो जाता है। ठीक है, तो ये वलय के अभिलक्षण के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन था। वलय का अभिलक्षण अपन किस तरह से डिफाइन करते हैं, उसके लिए क्या डेफिनेशन रहती है, और अगर किसी वलय का अभिलक्षण अगर n इस प्रकार से अपने पास विद्यमान नहीं हो तो उस कंडीशन में अपने वलय का जो अभिलक्षण होता है वो कैसा हो जाता है? यहाँ पे शून्य हो जाता है। उस वलय को अपन शून्य अभिलक्षण की वलय बोलते हैं। ठीक है, अब अपन इंटीग्रल डोमेन और फील्ड के अभिलक्षण को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसको अपन यहाँ पर देखते हैं। फील्ड के लिए और इंटीग्रल डोमेन के लिए दोनों के लिए सेम ही डेफिनेशन होती है। तो मैं लिखूंगी पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र का अभिलक्षण। इनका जो अभिलक्षण होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है? ठीक है, पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र का अभिलक्षण डिफाइन करने के लिए अपने को क्या करना होता है? पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र में इसमें भी n इस प्रकार से विद्यमान होगा, लेकिन इसमें जो n होगा वो एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई नहीं होगा। इसमें जो n जो मल्टीप्लाई होगा वो किससे होगा? यहाँ पे गुणन के लिए जो तत्समक अवयव होता है उससे मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो लिखते हैं यदि पूर्णांकीय प्रांत तथा क्षेत्र में कोई धन पूर्णांक n इस प्रकार विद्यमान हो कि n डॉट e इजिकल्स टू 0, जहाँ ये जो e होता है ये अपना क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। और ये e जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए होता है? गुणात्मक तत्समक के लिए होता है। जहाँ e गुणात्मक तत्समक होता है। और अपन सभी जानते हैं कि गुणात्मक तत्समक अपना कितना होता है? 1 होता है। तो अपन इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि n डॉट 1 इजिकल्स टू 0। ठीक है, इसे अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि गुणात्मक जो तत्समक होता है वो हमेशा कितना होता है? अपना यहाँ पर 1 होता है। तो इसको अपन इस तरह से भी बोल सकते हैं कि n जो है वो कोई ऐसा एलिमेंट होगा जिसका अपन डॉट करवाएंगे 1 से, तो कितना आ जाएगा? मेरा यहाँ पे 0 आ जाए। देन ये कंडीशन क्या होती है? अपनी पूर्णांकीय प्रांत की कंडीशन होती है। ठीक है, तो पूर्णांकीय प्रांत और क्षेत्र के लिए अभिलक्षण में n जो होगा वो किस प्रकार का? n इसमें भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, लेकिन इसमें अपन मल्टीप्लाई रिंग के अंदर अपन मल्टीप्लाई एवरी एलिमेंट से कराते हैं। एवरी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कराने पर 0 आता है। देन अपना n क्या होता है? यहाँ पे वलय का अभिलक्षण होता है। लेकिन इसके अंदर अपने को किससे मल्टीप्लाई करवाना होता है? गुणात्मक तत्समक। यानी यहाँ पर गुणात्मक तत्समक अपना कितना होता है? 1 होता है। उससे यहाँ पर अपने को
मल्टीप्लाई करवाना होता है और यहाँ से अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। देन अपना n जो होता है वो फाइंड आउट हो जाता है। अगर यहाँ पर n इस प्रकार से विद्यमान नहीं हो तो देन उस कंडीशन में अपना पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र दोनों का अभिलक्षण कैसा हो जाता है, यहाँ पे 0 हो जाता है। सेम रिंग में जो होता है वो होता है यदि कोई धनात्मक पूर्णांक, अपन यहाँ लिख सकते हैं यदि कोई धनात्मक पूर्णांक n इस प्रकार विद्यमान न हो तो क्षेत्र व पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण कितना होगा, 0 होगा। अगर यहाँ पे n ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है देन उस कंडीशन में अपना जो वलय का अभिलक्षण होता है, वलय क्या पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र का जो अभिलक्षण होगा वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे अपना 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अपन ने पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र के अभिलक्षण और रिंग के अभिलक्षण के बारे में अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, उसकी डेफिनेशन को अपन ने देख लिया। अब यहाँ पे अपन एक थ्योरम को देखते हैं जो इससे संबंधित है, पूर्णांक के प्रांत और क्षेत्र का जो अभिलक्षण होता है उससे संबंधित है, अभिलक्षण से संबंधित है और आपके एग्जाम्स में रिपीट भी होती है, तो उसको भी अपन यहाँ पर देखेंगे। थ्योरम इसके पूर्णांक के प्रांत के जो अभिलक्षण है उसके या तो अभिलक्षण कैसा होगा, 0 होगा या फिर कोई अभाज्य संख्या होगा। ये है थ्योरम का स्टेटमेंट है वो क्या रहता है अपना कि जो पूर्णांकीय प्रांत होता है या फील्ड है दोनों का अभिलक्षण किसी का ले लो, या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, किसी पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र का अभिलक्षण 0 या अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, अभिलक्षण अपने को क्या बताना है यहाँ पे, या तो 0 बताना है या फिर क्या बताना है, अभाज्य संख्या होगी। तो अपन शुरुआत में लेके चलते हैं, माना पूर्णांकीय प्रांत या क्षेत्र कोष्ठक में लिख देती हूँ मैं, का अभिलक्षण कितना है मेरा, m है। मैं मान लेती हूँ यहाँ पे, मैंने माना है क्या है, m है। ठीक है, तो m है तो मैं क्या लिखूँगी, m.e क्या लिखूँगी, मैं 0 लिखूँगी। यही तो लिखूँगी ना, क्योंकि मैंने अभी अभिलक्षण की डेफिनेशन देखी, उसमें क्या देखा कि m का पूर्णांक के प्रांत के लिए क्या होता है, m.e। ठीक है, वो क्या होगा, 0, जहाँ e जो है वो क्या है, गुणात्मक तत्समग्र है। ठीक है, इस तरह से अपन ने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो m है, ये m अपने को बताना है कि m या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। तो पहले अपन सिद्ध करेंगे कि m जो है वो क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। सिद्ध करेंगे m एक अभाज्य संख्या है। m को एक अभाज्य संख्या सिद्ध करना है, इसके लिए मैं इसका उल्टा मान के चल लेती हूँ। ठीक है, मैं इसका विपरीत जो है वो मान के चल लेती हूँ। माना m एक भाज्य संख्या है, अभाज्य नहीं होगी, कैसे मान ली मैंने, भाज्य संख्या है। और m को मैं क्या लिख सकती हूँ, m बराबर
P डॉट Q, मतलब इसको दो संख्याओं के गुणन के रूप, भाज्य संख्या होती है उसका मतलब क्या होती है, वो दो संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त की जा सकती है, जहाँ M होगा वो भी लेस देन होगा, P होगा वो लेस देन होगा M से, और Q होगा वो भी क्या होगा, लेस देन होगा M से। दोनों ही M से क्या होंगे, छोटे होंगे, क्योंकि किसी भी संख्या के जो टुकड़े होते हैं वो उससे छोटे ही होते हैं, अपन ये सभी जानते हैं। जैसे मैंने 6 लिया और 6 के मैंने टुकड़े किए 2 और 3, तो ये 2 और 3 जो है ये मेरे 6 से छोटे ही तो होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया कि P जो है वो लेस देन होगा M से और Q है वो भी लेस देन होगा किससे, M से। देन इस कंडीशन में अब अपन इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं पूर्णांकीय प्रांत वाली कंडीशन में। तो मैंने जहाँ पे M लिखा हुआ था वहाँ पे मैं क्या लिख देती हूँ, P Q डॉट E बराबर में क्या आ गया, 0 आ गया। M की वैल्यू मैंने क्या रख दी, P Q डॉट E बराबर में क्या रख दिया, 0 यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको अपन आगे सरल करते हैं। आगे सरल करेंगे तो देखिए क्या आएगा। अब मैं P को E को दोनों के मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकती हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मेरे को पता है कि मैं ये जो एलिमेंट लेके चल रही हूँ M जो है किसी में पूर्णांकीय प्रांत के लिए लेके चल रही हूँ, तो और पूर्णांकीय प्रांत कैसा होता है, शून्य भाजकों से रहित वाले होती है, ठीक है। M मैं यहाँ पे लिखूंगी शून्य भाजकों से रहित होता है, तो इस कंडीशन में या तो ये 0 होगा या फिर क्या होगा, ये 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा, ठीक है। पूर्णांकीय प्रांत का अभिलक्षण है, अतः शून्य भाजकों से रहित होगा। शून्य भाजकों से क्या होगा, रहित होगा। और शून्य भाजकों से रहित होगा देन या तो अपना क्या होगा, P डॉट E बराबर 0 होगा, देन P डॉट E बराबर 0 या Q डॉट E बराबर 0। अब एक चीज़ अपन यहाँ पे देखेंगे, E है वो तो अपना यहाँ पे 0 होगा नहीं, क्योंकि E जो है वो गुणात्मक तत्समक है, तो ये तो कभी 0 होगा नहीं। तो देन इस कंडीशन में या तो P 0 होगा और इस कंडीशन में क्या होगा, Q 0 होगा, और दोनों ही कैसे नहीं है, अपने 0 नहीं है, ठीक है। जो कि संभव नहीं है। ये दोनों कंडीशन पॉसिबल है क्या, आप खुद ही देखिए, ना तो P 0 है ना ही E 0 है, और जब ये दोनों ही 0 नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये कैसा है, शून्य भाजकों से रहित होता है। E जो है ये किसका एलिमेंट है, अपना पूर्णांकीय प्रांत का एलिमेंट है, तो ये शून्य भाजकों से रहित होगा। तो इस कंडीशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, जो कि संभव नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूँकि P जो है वो लेस देन है M से और Q है वो भी किससे लेस देन है, M से। देन इस कंडीशन में ये अपना लेस देन होने की कंडीशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं होगी, अतः हमने जो माना जो कि संभव नहीं है, अतः विरोधाभास आ गया। जो हमने माना वो क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। जो हमने माना वह गलत है। इसका मतलब M क्या होगा, भाज्य संख्या नहीं हो के क्या हो जाएगा, एक ही अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। तो लिखेंगे अतः M एक अभाज्य संख्या होगी, अतः M एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर होगा। पहली कंडीशन तो होगी अभाज्य संख्या वाली। अब दूसरी कंडीशन है, जब ये अभाज्य संख्या नहीं होगी तो दूसरी कंडीशन अपने पास क्या बचेगी, शून्य की। और शून्य की कंडीशन में अपना पॉसिबल है जब पूर्णांकीय प्रांत तो ये अपने आप ही प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा, क्योंकि किसी भी संख्या का 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे जब अपना अभिलक्षण शून्य हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पूर्णांकीय प्रांत का
अभिलक्षण शून्य होगा तो (0.e) क्या आ जाएगा मेरा? 0 आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, जब आइडेंटिटी एलिमेंट को अपन 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, जो कि स्वयं सिद्ध है, पहले से ही सिद्ध है ये तो, क्योंकि 0 का किसी से मल्टीप्लाई कराएंगे तो वो क्या आ जाएगा? 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये थी अपनी थ्योरम कि पूर्णांक के प्रांत या जो क्षेत्र का जो अभिलक्षण होता है वो या तो क्या होती है अपनी अभाज्य संख्या होती है या फिर क्या होता है अपना शून्य होता है। आज की वीडियो में अपन ने वलय, पूर्णांक के प्रांत और जो फील्ड है उसके अभिलक्षण को डिस्कस किया है और उस पर बेस्ड एक थ्योरम को डिस्कस किया है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ नहीं समझ आता तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Thank you so much.